Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस एएसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है एग्जाम टॉपर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन मैं बेशक करा रही हूँ, लेकिन इसी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5 से 10 क्वेश्चन क्लियर कर दूंगी मैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अब देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया कि हरित हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो आपको बताना है कि ये कहाँ से थे। तो ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के नागरिक थे और अमेरिका की ही राष्ट्रीयता थी इनके पास। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो अमेरिका के थे। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो 1966 से 67 के बीच जो है नॉर्मन बोरलॉग ने जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी, यानी इन्हीं को श्रेय जाता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और मैं बता दूं कि देखिए, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति की शुरुआत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं, देखिए बात यहाँ पर अमेरिका की गई है। आपको अमेरिका के बारे में बता देती हूँ। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, जो हाल ही में चुने गए हैं, ओके, डोनाल्ड ट्रंप के बाद। और अमेरिका के जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है, ये आपको याद रख लेना है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं विमल जालान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, बुक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये तो हमको नहीं पता कि क्या पूछ ले एग्जामिनर, लेकिन हम अपने कयास से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कराते हैं। तो विमल जालान है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक बुक के राइटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शतरंज खेल कहाँ शुरू हुआ था? अब आपको बताना है कि शतरंज खेल की जो शुरुआत है, जो जड़ है, वो कहाँ से मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भारत हो जाएगा। भारत से हुई थी शतरंज खेल की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। देखिए, शतरंज का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, प्राचीन नाम। तो चतुरंग था शतरंज का पुराना नाम। ओके, और देखिए भारत में तो था ही, ये भारत से शुरुआत हुई है तो भारत में तो ऑब्वियसली फेमस होगा ही है। लेकिन भारत के अलावा अरब होते हुए यूरोप तक ये फैल गया। और 15 से 16वीं शताब्दी के बीच, देखिए ये एक है, 15 से 16वीं शताब्दी तक जो है ये पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया था और लोकप्रिय भी। क्या? शतरंज, जिसका प्राचीन नाम क्या था? चतुरंग था, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 19 तार होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, सरोद की यदि मैं बात करूँ तो जो सरोद है यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक यंत्र है। वाद्य यंत्र यानी संगीत से रिलेटेड है, म्यूजिक से संबंधित है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत में जो है मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में सरोद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कितने तार होते हैं? तो 19 तार होते हैं। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं बात कर लेती हूँ वात्सल्य मेले की। देखिए, जो वात्सल्य मेला है ना, ये प्रतिवर्ष दिल्ली में लगता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये क्यों लगाया जाता है? तो ये इसलिए लगाया जाता है कि हर साल लोगों को जागरूक करना, महिलाओं और बच्चों का विकास करने के लिए और योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये वात्सल्य मेला लगाया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है दिल्ली की। अब दिल्ली की बात की गई है तो बता ही देती हूँ कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है वैसे तो, यहाँ पर दिल्ली की बात की गई है, बट कोई नहीं, आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारत की राजधानी है दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है तो ये भी सभी जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल है, ये भी याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है, तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, सॉरी टैगोर नहीं होगा यहाँ पे, ठाकुर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने कब लिखी थी ये, यानी रचना कब की थी इसकी, तो 1905 में। अच्छा 1905 वर्ष सुनकर कुछ याद आता है क्या? बिल्कुल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रवांडा की राजधानी क्या है, तो रवांडा की राजधानी है किगाली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा रवांडा की मैं बात कर लेती हूँ, किस महाद्वीप में स्थित है, तो मध्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित है रवांडा। ओके और इसका क्षेत्रफल जो है वो करीब 26,338 किलोमीटर स्क्वायर में है, स्क्वायर किलोमीटर में है जो रवांडा का क्षेत्रफल है। और रवांडा की राजधानी मैंने आपको बताई किगाली है। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है, पाउलो कागमे है। प्रधानमंत्री एडवर्ड निगरिंटे हैं। और मुद्रा क्या है, तो रवांडा फ्रैंक जो है वो रवांडा की करेंसी है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो लिखित रूप में किस देश का संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, यूके कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के अलावा इंग्लैंड, इंग्लैंड भी देखिए इसी के अंडर आता है। तो इनका जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। यहाँ पर पहले से ही मतलब कुछ एक्ट बने हुए हैं जिनको आधार मानकर शासन किया जाता है। बाकी इन देशों का जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, इसमें तो सोचने वाली बात है ही नहीं। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की। देखिए जो पृथ्वी है ये सूर्य के तीसरे नंबर पर आता है, यानी पृथ्वी पहले सूर्य फिर आता है बुध, फिर क्या आ जाता है शुक्र, और फिर आता है पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पर आता है सूर्य से पृथ्वी। ओके पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी पर 70% जल है, तो 70% जल की उपस्थिति के कारण ही इसको ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि यदि हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली प्रतीत होती है, नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछ लिया जाता है तो चंद्रमा है। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेकर जो है चमकता है। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है इस पर कुल जो है 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। वैसे एक और महाद्वीप की खोज हुई है जीलैंडिया करके, जो सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। 5 महासागर 7 महाद्वीप याद रख लेना है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर 365 और 66 दिन में लगाती है। 66वां दिन 4 साल बाद होता है। ओके तो 365 दिन में लगाती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर। पृथ्वी की जुड़वा बहन के बारे में पूछा जाता है तो वह कौन सा ग्रह है, तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ओके शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए। मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन के अंदर ही 5 से 10 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूंगी। बस एक चीज़ याद रखिए, देखिए हमको फास्ट कराना होता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, वरना फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर होंगे। तो जो मैं बोल रही हूँ वो वीडियो पॉज कर करके लिखते चलिए यदि आपको नहीं है याद, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर
किए जाने का वर्ष है, यानी आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो 1971 में हुए थे। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद जो है भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला संधि कहा गया। और इस शिमला संधि, जिसे शिमला समझौता कहा गया, और इसमें भारत की तरफ से थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से था जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके, शामिल थे इस शिमला संधि में, याद रख लेना है, जो कि 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन समझिएगा, वह कौन है जो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री, यानी राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का चीफ मिनिस्टर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं योजना आयोग की। देखिए वैसे तो जो योजना आयोग होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है याद करने लायक, तो 17 अगस्त 2014 को 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है ना। आप सभी जानते हैं ना, और एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग है वर्तमान में योजना आयोग का नाम, और नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो नीति आयोग कर दिया गया 17 अगस्त 2014 को इसका नाम बदलकर, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, तो वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है आयरलैंड से। अच्छा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4 में उल्लेख है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है उल्लेख किया गया है, यानी वर्णन किया गया है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है बहुत ही सहायक होते हैं नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन से इतना ही। अगला देखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन की बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, कई लोग तो ऐसे कंफ्यूज रहते होंगे कि क्रिप्स मिशन कोई व्यक्ति था या फिर मिशन था, तो ये दोनों था। अब समझिएगा कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब सुनिएगा कि देखिए जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उस समय पर विंस्टन चर्चिल, ओके, उन्होंने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए अपनी संसद से, यानी ब्रिटिश संसद से मजदूर नेता, संसद सदस्य और मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया है ना। समझ आया कि नहीं? एक बार और बता देती हूँ। देखिए जो चर्चिल थे, जो ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश ही कहा जाता था, तो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी अपनी संसद से एक मजदूर नेता यानी संसद के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा एक मिशन को लेकर, जो मिशन 1942 में भारत आया। तो और उस नेता का क्या नाम था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। तो इसीलिए क्योंकि वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स उस मिशन को भारत लेकर आए थे, तो उस मिशन का नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। याद रख लीजिएगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इतिहास के आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर पुरापाषाण काल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पुरापाषाण काल जो है ये प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। और ये जो पुरापाषाण काल है ये जो है 25 से 24 लाख पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। और इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो भीमबेटका गुफा स्थित है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य में भी कहाँ? तो रायसेन जिले में स्थित है, जो कि एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। कौन? भीमबेटका की गुफाएं। आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध हैं भीमबेटका की गुफाएं। और इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। जो भीमबेटका गुफाओं में जो शैलचित्र बने हुए हैं, जो शैलाश्रय बने हुए हैं, वो आदि मानव के द्वारा बनाए गए थे। और इनको ऐसा माना जाता है कि ये पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय में बनाए गए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात मध्य प्रदेश की गई है तो भाई मध्य प्रदेश के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, विधानसभा में 231 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा कि 1 नवंबर 2000 तक, यानी 1 नवंबर वर्ष 2000 तक जो मध्य प्रदेश राज्य था यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब देखिए यहाँ पर जब इससे 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया, तब जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया क्योंकि दूसरा राज्य निकल गया। लेकिन वर्ष 2000 तक यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यानी कि 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य में ना राज्य बना, 16 जिलों को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। ओके, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन जो वहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हीरे और तांबे के सबसे बड़े भंडार जो है पाए जाते हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ओके, 2010 और 11 में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, यानी मध्य प्रदेश ने जीता था ये वाला। और पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, उज्जैन रीवा जलप्रपात, और ये सब जो है यहाँ के पर्यटन स्थल है। अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे इम्पोर्टेंट तो है ही जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं, प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है ना। तो इम्पोर्टेंट है भाई, याद रख लीजिएगा। देखिए 10 से 15 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्लियर करा दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? देखिए ये ना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों की सीमा म्यांमार से लगती है। केवल असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है, हम बात करेंगे असम की। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। और असम की भाषा असमी है। और यहाँ का जो फेमस डांस है वो बिहू डांस है, पूछा जाता है इस बारे में। विधानसभा में 126 सीटें हैं असम की। ओके, और देखिए जो कि सबसे चौड़ी नदी है भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी, वो इसी राज्य में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, वो इसी नदी पर यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यहाँ की महत्वपूर्ण जो खेती है वो है चाय, जूट, गन्ना, जिसके लिए सर्वाधिक जाना जाता है असम राज्य। डी ऑप्शन याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कितने ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं? तो राइट आंसर 8 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 कौन कौन से ग्रह हैं तो सुनिएगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कितने टाइम में कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब सुनिएगा, जो बुध ग्रह है ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह लगाता है 225 दिन में, पृथ्वी लगाती है 365 दिन में, मंगल लगाता है 687 दिन में, और बृहस्पति लगाता है 12 वर्षों में, शनि लगाता है 29 वर्षों में, अरुण लगाता है 84 वर्षों में, और वरुण लगाता है 165 वर्षों में पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, याद रख लीजिएगा। ये वर्ष हैं, यहाँ से वर्ष की काउंटिंग हो जाती है। 12 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष, 165 वर्ष, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बताने वाली बात ही नहीं है, केरल राज्य में सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सबसे एजुकेटेड पीपल केरल राज्य में। पीपल का पेड़ नहीं, पीपल लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो केरल में जो केरल की जितनी भी जनसंख्या है उसके 94% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर हम अलग अलग बात कर लेते हैं मेल और फीमेल की। तो जो मेल यानी कि जो पुरुष है, यहाँ के पुरुष जो है वो 96.11% लोग जो है जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। महिलाओं की यदि बात की जाए तो 92.07% वहाँ की महिलाएं पढ़ी हुई हैं। कहाँ की? केरल की। अब देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षर यानी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं केरल राज्य में। इसीलिए कई बार देखा होगा आपने कि ज़्यादातर मामलों में केरल राज्य जो है वो फर्स्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और केरल में कुल 14 जिले हैं। मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में, यानी मलयालम केरल की राज्य भाषा है। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, और विधानसभा में 140 सीटें हैं केरल राज्य की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैसो किस देश की मुद्रा है? तो पैसो है मैक्सिको की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। राष्ट्रपति हैं एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जो हैं ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायुमंडल में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पर मौसम विज्ञान हो जाएगा, यानी कि मेटीरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। मौसम विज्ञान को ऋतु विज्ञान भी कहा जाता है और मेटीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा, ऊपरी और निचली परत का यदि पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वायु विज्ञान, यानी कि एयरोलॉजी। निचली परत की यदि बात की जाती है तो ऋतु विज्ञान, या फिर मौसम विज्ञान, या फिर मटीरियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, निम्न में से जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। यदि अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकता में बहुत शक्ति होती है। यदि आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है भाई एक वीडियो, बहुत ज़्यादा लगती है। थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो और भी ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग भी न्यू हैं। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।